नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें बुलेटिन में, गलवान घाटी में चीन की एक बार फिर चालबाजी सामने आई है। पेट्रोल पॉइंट 14 के पास फिर से टेंट लगाए जाने की खबर है चीन की ओर से। जानकारी के मुताबिक 15-16 जून की रात बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीन के PLA के जिस टेंट को उखाड़ फेंका था पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर, वैसा ही स्ट्रक्चर दोबारा से खड़ा कर दिया गया है। गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 के पास टेंट जैसा स्ट्रक्चर सैटेलाइट इमेज में दिखाई पड़ा है। ये साफ तौर पर कॉर्प्स कमांडर लेवल पर हुई बातचीत में बनी सहमति का उल्लंघन माना जा रहा है, क्योंकि इस सहमति के बाद ये माना जा रहा था कि तनाव कम होगा। मगर देखिए, फिर चीन के इस कदम से तनाव और बढ़ने की संभावना है और फिर से वहीं पर पेट्रोलिंग पॉइंट जो 14 है, 15-16 जून की रात पर यही टकराव हुआ था, जिसको हमारी भारतीय सेना के जवानों ने जो टेंट्स थे वो उखाड़ दिए थे और दोबारा से यहीं पर सैटेलाइट इमेज से तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके जरिए ये पता चलता है कि फिर से कंस्ट्रक्ट किया है चीन ने, वहां पर दोबारा से तंबू गाड़े हैं। और मैं सीधा रुख करती हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार और साथ ही रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू साहब इस वक्त जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन पहले मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा एक बार फिर से पुख्ता जानकारी दीजिए, क्योंकि पेट्रोल पॉइंट 14 बहुत अहम हो जाता है। यहीं से 15-16 जून की रात टकराव की शुरुआत हुई थी। अभी मंगलवार को बात बनी थी जब लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई थी, फिर क्या हुआ? देखिए आशा, 15-16 को जहाँ पे झड़प हुई थी गलवान घाटी में, वहीं पे सैटेलाइट पिक्चर्स से ऐसा पता लगा है, जो तमाम जो जानकार हैं सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि उसी जगह पे जहाँ से टेंट तंबू को भारतीय सेना ने उखाड़ फेंका था, उसी जगह पे दोबारा से जो है चीन के वहाँ पे टेंट नजर आ रहे हैं। ये सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए पता चला है। जाहिर तौर पर ये बेहद गंभीर है। एक तरफ 22 तारीख को आपको ध्यान है कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के साथ, दोनों देशों के अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही थी और उसी दिन ये सैटेलाइट पिक्चर्स, उसी दिन का ये सैटेलाइट पिक्चर्स है। यानी एक तरफ चीन बातचीत भी कर रहा है, दूसरी तरफ उसी जगह पे जहाँ पे हिंसक झड़प हो चुकी है वहां पे तंबू लेकर लगा रहा है। तो जाहिर तौर पर और पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पे, न केवल गलवान घाटी की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है कि न केवल गलवान घाटी बल्कि देपसांग में भी वहां पे लगातार सैनिक जमावड़ा वहां पे बढ़ा है, वहां भी टेंट लगाने की बात आई है। तो ये सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है और कहीं ना कहीं लगातार इस बात को लेकर कही जा रही है। और हम लोग भी लगातार कहते हैं कि चीन जब टेबल पे बातचीत करने बैठता है लेकिन उसकी मंशा कुछ और नजर आती है, इसलिए इस पे भरोसा करना बेहद मुश्किल है। आशा, मनीष, एक और चीज स्पष्ट कर दीजिए, पेट्रोल पॉइंट 14 पर तंबुओं के अलावा और क्या क्या इमेजेस में नजर आया है? देखिए, इसमें इमेजेस में साफ तौर पर आशा नजर आ रहा है कि तंबू तो है, साथ ही साथ वहां पे चाइनीज जो सेना है उसकी डिप्लॉयमेंट भी बढ़ी है। जाहिर तौर पर डिप्लॉयमेंट वहां पे ज्यादा उन्होंने जवानों की तैनाती की है। तो ये इन तमाम बातों का खुलासा सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए हुआ है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं आशा, की भारतीय सेना जो है लगातार हमने उनसे इस बात बाबत सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन इस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। वो कुछ भी मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे। लेकिन ये बात जरूर है कि सैटेलाइट पिक्चर्स इस बात का खुलासा हुआ है कि उसी जगह पे जहाँ पे झड़प हुई थी पेट्रोल पॉइंट 14 पे, वहीं पे चीन ने एक बार फिर से तंबू गाड़े हैं। कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, देखिए 15-16 जून की रात जो खूनी झड़प हुई थी, इसी कारण हुई थी कि यहाँ पर टेंट था, क्योंकि उसके पहले भी हमने देखा था कि बातचीत हो चुकी थी, सहमति बनी थी, रातों रात 14 की रात दोबारा से टेंट्स वहां पर खड़े कर दिए गए। अभी फिर मंगलवार को सहमति बनी, फिर से नजर आ रहा है कि टेंट खड़े हो गए। ये क्या होता दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, अगर हमें किसी प्रूफ की ज़रूरत थी कि चाइना अनडिपेंडेबल है, अनट्रस्टवर्दी है, तो अब हमारे सामने तो पूरा इसका प्रूफ मिल गया। पहले भी मिला था लेकिन अब ये कंफर्म हो गया। चाइना किसी एक मकसद से ये कार्रवाई कर रहा है और वो मैं आपको अपनी असेसमेंट के मुताबिक बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले वो कि ये जो भी इलाका वो क्लेम करते हैं कि वो उनका है, मुझे लगता है इस बार उन्होंने उसको बिल्कुल अपने स्ट्रक्चर्स बनाकर उसके क्लेम को पुख्ता करने की कोशिश की है। ये ज़रूर है कि 15 जून को हमारी और उनकी झड़प हुई थी, जिसमें उनका भी काफ़ी नुकसान जी
देशवासियों के प्रति हमें अब हमारी जवाबदारी है हमारे सरकार की, तो हमने एक निश्चित तरीके से इसमें बातचीत करने के बाद ये कार्रवाई करी थी और चाइना ने भी ये एक्सेप्ट करी थी। लेकिन अब दोबारा से वहाँ टेंट बनाना और दोबारा से वहाँ पर वही स्ट्रक्चर खड़ा करना जहाँ इतनी खूनरेजी हुई, और साथ में पेंगोंग इलाके में भी 5 PP के ऊपर उनका स्ट्रक्चर बना है, उनके हाइट्स में बंकर्स बने हैं। तो चीन की मंशा बिल्कुल साफ है, वो जिस इलाके में इंक्लूड किया है उन्होंने इस बार, वो इस इलाके को मुझे लगता है छोड़ना नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये मामला ऐसे ही लटका रहे सर्दियों के मौसम तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, और ताकि फिर ये जो है एक फेट अकॉम्पली बन जाए कि आपको मानना ही पड़ेगा। तो हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि जिस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं करते, जिसके ऊपर उन्होंने अपने जवानों की शहादत दी है, क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जरूरी है कि कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनको PP-14 पर इनका स्ट्रक्चर नहीं था और उनको वो हटाना पड़ेगा। और अगर हम दोनों देश कॉन्फ्लिक्ट की तरह बढ़ते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है चाइना की हो। सर, अब ये मामला आपको कहां तक एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है और भारत के पास अब विकल्प क्या बचते हैं? क्योंकि हम ये बार बार साफ कर रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमें कोई उकसाएगा तो फिर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। तो अभी भी लेकिन हमारी कोशिश किस रूप में हो सकती है? हाँ देखिए, हमारे पास जो विकल्प है वो है डिप्लोमेसी का विकल्प, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो है मिलिट्री एक्शन। अगर हमारा डिप्लोमेसी का विकल्प जो है हम एग्जॉस्ट करते हैं उसको, उससे कोई नतीजा निकलता नहीं है, तो फिर चाइना की जिम्मेदारी होगी या तो फिर विश्व उनको समझा दे कि 2 न्यूक्लियर पावर आपस में लड़ाई नहीं लड़ सकते और किसी के लिए ठीक नहीं है, और वो उनकी बात माने। नहीं तो जहाँ तक भारत के लिए ऑप्शन है तो वो बिल्कुल लिमिटेड है, और भारत को तो इनको अब जबरदस्ती हटाना पड़ेगा वहां से। उसके बाद क्या होता है तो हमें तैयार रहना पड़ेगा एज ए डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, हमें उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यही हमारे पास एक विकल्प है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मनीष, आपका भी शुक्रिया विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी ने साफ किया है कि साल 1962 में चीन ने भारत के साथ धोखा किया था। चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया और फिर धोखा दे दिया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में एंटनी ने दावा किया कि साल 2013 में भी चुमार सेक्टर में चीनी सैनिक घुस आए थे। उस दौरान करीब 21 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं स्टैंड ऑफ पर थीं। इस दौरान झड़प भी हुई थी, लेकिन इसमें किसी को चोट नहीं आई थी। AK एंटनी ने कहा कि ये एक बड़ा सवाल है कि चीन 1962 की तरह भारत को धोखा देने की कोशिश क्यों कर रहा है, जबकि गलवान पर हमेशा भारत का कब्जा रहा है। भारत ने साल 2010 में यहां सड़क का निर्माण भी किया था। उस समय चीन ने कोई विरोध नहीं किया था, लेकिन इस बार चीन ने पूरी तैयारी के साथ गलवान में नापाक हरकतें शुरू कर दी हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी रमन कुमार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जुड़ रहे हैं। रमन, 1962 अब बार बार याद आ रहा है। अब देखिए, पहले बीजेपी याद दिला रही थी, अब कांग्रेस भी उसका जिक्र कर रही है कि तब भी धोखा हुआ था। ठीक ऐसी स्थिति अब भी दिखाई पड़ रही है। मैं चाहती हूं आपसे दोनों जरा पैरेलली बताइए, उस वक्त भी झड़प हुई थी, 23 दिन का स्टैंड ऑफ था, अभी भी स्थितियां वही बनती दिखाई पड़ रही हैं। कहां खड़े हैं हम दोनों मोर्चों पर अभी के हालात से तुलना की जाए तो? देखिए, 1962 का जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि उनसे सवाल पूछा गया था कि 1962 में जो चीन ने आक्रमण किया था, चीन और भारत सेना के बीच में युद्ध हुई थी, उसमें उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है बीजेपी नेताओं की तरफ से। इसके जवाब में AK एंटनी ने कहा कि उस वक्त चीन के नेता हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे, लेकिन अचानक उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। और इस बार भी जो घटना हुई है, ताजा घटना हुई है, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि उसी तरीके का विश्वासघात इस बार भी सामने आया, क्योंकि लगातार हम कहते रहे थे कि चीन की सेना हमारी सीमा में घुस आई है, लगातार हमारी जमीन पर कब्जा कर रही है, और भारत सरकार को जिस तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए था उस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर रही है। 1962 की घटना के बाद भारत सरकार ने फैसला लिया था कि पूरे इलाके में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करेंगे,
साथ ही साथ जो सैन्य ताकतें हैं उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, मॉडर्न किया जाए, इसके बारे में हमने सोचना भी शुरू कर दिया और काम करना भी शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि जब मैं 7 साल तक रक्षा मंत्री रहा भारत का, उस दौरान भी 2 बार ऐसी घटना हुई जब चीन की सेना हमारी सीमा में घुस आए थे और 21 दिन लगा था, लेकिन हमने राजनीतिक तौर पर उसे डिप्लोमेटिक तरीके से और अपने सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत के बल पे चीन की सेना को वापस हटने पर मजबूर कर दिया था। ऐसी घटना कोई नहीं हुई थी। उस वक्त भी झड़प हुई थी चीन की सेना और भारत की सेना के बीच में, लेकिन ऐसी जो हताहत हुई है, जो हमारे शहीद हुए हैं जवान, ऐसी कोई घटना उस वक्त नहीं हुई थी। हालांकि हमारे पास एग्जाम्पल एक है भी रमन के, डोकलाम में 73 दिन बाद हमने ये मसला सुलझाया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि खूनी झड़प हो चुकी है। अब भारत सरकार का रुख इस पर क्या रहता है ये देखना होगा, जवाब किस तरीके का सामने आता है। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका रमन इस बातचीत के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, बात तेल की कीमतों की करते हैं। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज पटना में आरजेडी ने प्रदर्शन किया। तेज प्रताप और तेजस्वी के नेतृत्व में कार्यकर्ता देखिए सड़कों पर उतरे हैं। कल मध्य प्रदेश में हमने देखा था कांग्रेस प्रदर्शन किया था, आज बिहार में आरजेडी का पटना में प्रदर्शन देखने को मिला है। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव दोनों सड़कों पर उतरे। तेजस्वी यादव आप देख सकते हैं दोनों भाई साइकिल पर, और ये संदेश देते हुए कि अब गाड़ी घोड़ा छोड़कर आपको साइकिल का ही सहारा लेना पड़ेगा, जिस तरीके से तेल की कीमतें ऊंची बढ़ती जा रही हैं। लाव लश्कर के साथ पूरे तामझाम के साथ कार्यकर्ता भी थे, लेकिन देखिए कैसे साथ में पुलिस दौड़ती हुई। हालांकि आरजेडी अभी खुद ही अपने पोजीशन पर स्टैटिक नहीं है, क्योंकि आरजेडी के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। रघुवंश प्रसाद अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, 5 एमएलसी छोड़ चुके हैं पार्टी। एक अंदरूनी लड़ाई आरजेडी के भीतर चल रही है, जो कि सवाल भी उठा रही है नेतृत्व पर। लेकिन इन सबके बीच सरकार को घेरने में लगे हुए हैं तेजस्वी यादव। अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो सड़कों पर उतरे। ये पटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, पेट्रोल डीजल दोनों के दामों में। और देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब डीजल के दाम पेट्रोल से भी ज्यादा हो गए हैं। और ये स्थिति सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि आखिर ये कब तक होगा। और ये वाजिब सवाल भी है, क्योंकि पूरा देश ये इस वक्त सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस स्थिति का सामना कब तक करना पड़ेगा। वैसे ही लोगों की कमाई कम हो चली है, नौकरी पर संकट है, और तब तेल में बेतहाशा वृद्धि। ये सोचने वाली बात है कि 10 रुपए लगभग जो इजाफा हुआ है ये कब थमेगा। पहले ही लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, पैसा नहीं है खाने को, महंगाई चरम सीमा पर है, ऊपर से तेल, पेट्रोल, डीजल की कीमतें जो हैं बेतहाशा बढ़ाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मन जैसा कर रहा है वैसे सरकार जो है बढ़ा रही है। इससे किसान, व्यापारी सब तबाह है, आम नागरिक तबाह है। क्या आप गांव-गांव तक जाएंगे किसानों को रोकने के लिए, क्योंकि चुनाव का समय है? लोगों को हम लोग जागरूक करेंगे, इसलिए हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के साथ जारी सीमा विवाद के बीच नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में फूट पड़ गई है। भारत का कड़ा विरोध कर रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनकी पार्टी में विरोध झेलना पड़ रहा है। पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ओली सरकार के कामकाज की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो अगले चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। तो अपनी पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री ओली को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पार्टी के बड़े नेताओं की एक मीटिंग में इस मुद्दे पर प्रचंड ने ओली पर तमाम आरोप लगाए। प्रचंड ने आरोप लगाया कि ओली पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं और चुनाव के पहले बनी सहमति को भी उल्लंघित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान ओली और प्रचंड के बीच बहस भी हो गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।